खास कवरेज जारी है। वाराणसी पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी। बीएचयू कैंपस में सबसे पहले पहुंचेंगे, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनके रोड शो का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जरा तस्वीरें भी आपको पहले दिखाते हैं किस तरह की हलचल इस वक्त बनारस में देखने को मिल रही है, खासतौर पर बीएचयू के आसपास की अगर बात की जाए। देखिए जरा किस तरह की चहल पहल वहां पर है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बनारस से। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आप वाराणसी में लगातार बने हुए हैं, वहां से आपने कई रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई है, क्या है इस वक्त फिजाओं में? देखिए, जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक बाबतपुर एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। कुछ देर में वहां से वो हेलीकॉप्टर से बीएचयू जाएंगे। बीएचयू के बाहर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद फिर हेलीकॉप्टर से वापस बीएचयू से काशी विद्यापीठ जाएंगे और वहां से बाय रोड आएंगे। जहां मैं हूं यहां से 2 किलोमीटर दूर एक चौराहा है और वहां से नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। ये तो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, लेकिन अगर हम बात करें, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, चूंकि मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां से मोदी का, यहां से उनका नॉमिनेशन के वक्त उनका काफिला गुजरेगा और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा पाएंगे, सीधी तस्वीरें यहां से। लेकिन एक खास बात है कि जितने कार्यकर्ता हैं और जो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी फॉर पीएम की टोपियां हैं माथे पर, और जिस नारे को लेकर मोदी ने भी एतराज किया, क्योंकि उसके पहले शंकराचार्य और बाकी हिंदू महंतों ने कहा कि ये नारा सही नहीं है, हर हर मोदी मोदी के लिए, उन नारों की गूंज यहाँ सड़क पर है। और जिस ढंग से ये नारे गूंज रहे हैं, जिस ढंग से मोदी मोदी के नारे हैं, तो इन नारों को देखें और इन कार्यकर्ताओं को देखें, दो चीज उससे साफ है। एक तो बीजेपी में मोदी के नाम पर कहीं न कहीं ये मैसेज देने में बीजेपी कामयाब रही कि जो कार्यकर्ता सुसुप्त अवस्था में थे वो जागृत अवस्था में होकर सड़क पर है। और दूसरी चीज, मोदी पार्टी से ऊपर हो चुके हैं। इन तस्वीरों में कहीं बाकी किसी नेता का नारे में, भाषण में जो कार्यकर्ता यहाँ इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, कहीं कोई और नेता नहीं है, सिर्फ मोदी है। यहाँ तक कि बीजेपी के लिए भी नारे नहीं लग रहे हैं, जो नारे हैं सिर्फ मोदी के हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ बीजेपी कर रही है। देखना होगा कितने लोग हैं और क्या हैं। कल यहाँ अरविंद केजरीवाल का नॉमिनेशन था, उसमें भी कुछ हजार लोग थे। उसके पहले कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन है। मुझे लगता है मोदी के लिए और बीजेपी के लिए आज का दिन ये रोड शो शक्ति परीक्षण के लिए है, प्रदर्शन के लिए है कि मोदी बनारस में आ रहे हैं, उनके रोड शो में कितने लोग उनके साथ शरीक होते हैं। और जब रोड शो यहां से गुजरेगा, मैं दिखाऊंगा, यही रास्ता है जहां से कचहरी की तरफ नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे यहां से। और बनारस, जैसा कि आपने सवाल पूछा, बनारस बहुत अहम है मोदी के लिए, क्योंकि ये जो पूर्वांचल की 32 सीटें हैं, यहां बीजेपी करीब करीब ना के बराबर है 2-3 सीटों को छोड़कर। तो जिस उम्मीद से मोदी यहां आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को लगता है उस उम्मीद में बीजेपी को कुछ फायदा जरूर होगा। चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता कचहरी के पास वो मौजूद हैं जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मोदी पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है अमित? देखिए, अभी तक उनका जो फ्लाइट है वो लैंड नहीं किया है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है, जो बीजेपी के नेताओं बता रहे हैं कि थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड कर जाएगा। तो कार्यक्रम डिले हो चुका है। थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर जो रास्ता है, क्योंकि मैं आपको रास्ता भी साथ में विजुअल भी चलाता दिखाऊं कि यहाँ से ही गुजरेंगे वो, लेकिन कार्यक्रम डिले हो चुका है और अभी तक उनका जो प्लेन है वो लैंड नहीं किया गया है। तो कुल मिला के 2 घंटे से भी ज्यादा की डिले होते जा रही है। और ऐसे में थोड़ी देर पहले ही बीजेपी से एक संदेश भी आया है, करीब 10 बजे एक संदेश आया था कि 11:40 पर नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन करेंगे। तो ऐसा लगता नहीं है कि 11:40 में नॉमिनेशन कर पाएंगे, क्योंकि रोड शो जब होगा, जैसा अजीत जी ने भी कहा कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आता हूं आपके पास, पहले अजीत जी जहां पर खड़े हैं, दर्शकों को जहां पर सबसे पहले मोदी पहुंचने वाले हैं। सैयद सुहेल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। सैयद, यहाँ लगभग 8 से 10,000 की भीड़ मौजूद है और 8 बजे से लोग यहाँ हुए हैं, 1.5 से 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बीच में बीजेपी नेता इस बात को समझ रहे हैं कि लोगों में ऊर्जा और उत्साह कम ना हो, इसलिए बीच में नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों में ऊर्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग बार बार बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि कितने और वक्त में मोदी आने वाले। उनका कहना है कि मोदी हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं और 10 से 15 मिनट भीड़ का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। अजीत जी, ऐसे में मेरा आपसे सवाल है, सिर्फ मोदी पर ही नजर मत रखिएगा, भीड़ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि कल की भीड़ और आज की भीड़ में तुलना की जाएगी। हाँ
हाँ, जाहिर है तुलना की जाएगी। और कल जिस ढंग से हमने देखा कि केजरीवाल के समर्थन में, देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी कि केजरीवाल दिल्ली से यहाँ आकर रोड शो करते हैं, उस रोड शो में अगर हजारों लोग शामिल होते हैं तो केजरीवाल की कामयाबी है। और शहर में भी लोग, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि कहीं केजरीवाल नहीं है, और केजरीवाल के साथ अगर कुछ हजार लोग नॉमिनेशन के वक्त शामिल हैं तो मानना पड़ेगा कि केजरीवाल ने एक रंग तो जमाया है और केजरीवाल एक फैक्टर है। अब फासला क्या होता है, अभी बहुत वक्त है, 12 मई को चुनाव है अखिलेश, लेकिन आज जो यहाँ मोदी के पक्ष में जितने लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, बहुत सारे 50 लोगों से हमने बात की है, क्योंकि बनारस में एक बीजेपी ने काफी मेहनत की है आज के रोड शो को कामयाब बनाने के लिए। और इस मामले में बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सबके लिए सबसे बड़ा दिन है आज कि मोदी के रोड शो में कितने लोग जुटते हैं और देश को क्या मैसेज दे पाते हैं। क्योंकि बनारस प्रतीकात्मक, संकेतात्मक एक जगह है, एक लड़ाई है, और उसकी शुरुआत, उसका आगाज आज के इस भीड़ के जरिए शक्ति प्रदर्शन से होगी अखिलेश। इसलिए हमें लगता है जब ये रोड शो शुरू होगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मोदी मोदी के नारे के साथ आते हुए कार्यकर्ताओं की भीड़ है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि उस भीड़ से सिर्फ अंदाजा लगाना मुश्किल होगी कि उस भीड़ में शहर के लोग कितने हैं, आसपास के लोग कितने हैं, अलग अलग आसपास के कुछ कंस्टिट्यूएंसी के लोग कितने हैं अखिलेश। बिल्कुल। और इस बीच एक ट्विटर के जरिए नरेंद्र मोदी ने लोगों से, वहां बनारस के लोगों से आशीर्वाद भी मांगा है, उनसे दुआएं भी मांगी हैं। अब अजीत जी, सवाल यह है, चूंकि आप वहां से लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप बनारस की गलियों में गए, सड़कों की हालत आपने देखी, विकास के कुछ सवाल, बुनियादी सवाल आपने खड़े किए, सिर्फ बीजेपी के, मोदी के अच्छे दिन आएंगे कि बनारस के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, एक जुमला है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब जनता नाउम्मीद होती है तो किसी से भी उम्मीद लगाती है। बहुत सारे लोगों में जो भी मोदी के समर्थक हैं, मैं मोदी के समर्थक ही कहूंगा, जो मोदी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी यहां से अगर जीतते हैं, और उनका दावा है जीतेंगे, लाखों से जीतने का दावा करने वाले भी लोग हैं, उनका दावा है, जो भी मैं कह रहा हूं उनके हवाले से कह रहा हूं, उनका दावा है जीतेंगे, और मोदी बनारस से जीतकर प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो बनारस में उन्हें अपना हित सधता नजर आता है कि बनारस में विकास होगा। यहाँ जो चीजें, विकास के काम अधूरे हैं, क्योंकि वर्षों से अलग अलग पार्टियों के, पिछले 20 साल में देखे, हालांकि बीजेपी के सांसद एक बार को छोड़ दें 2004 तो बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन उन्हें लगता है बनारस का कायाकल्प होगा। ये एक माहौल बीजेपी ने यहाँ बनाया हुआ है, और उसी माहौल का नतीजा है कि आज जो सड़कों पर भीड़ दिखेगी वो भी उसी माहौल से प्रेरित है, और उनको लगता है कि यहाँ से शुरुआत मोदी करेंगे। और बहुत सारे लोगों से हमने सवाल पूछा कि अगर 2 जगह से जीत गए, अगर जीत गए तो बनारस छोड़ दिए तो क्या होगा? लोगों को भरोसा है कि नहीं, चूंकि काशी है, भगवान शंकर की नगरी है, यहां से आशीर्वाद लेकर मोदी जीतेंगे तो यहां से नहीं जाएंगे, बड़ोदरा भले ही छोड़ेंगे, काशी नहीं छोड़ेंगे, ये भरोसा है। बीजेपी ने यह भरोसा अपने कार्यकर्ताओं में, अपने वोटरों में, मतदाताओं में, समर्थकों में देने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की अखिलेश। अजीत जी, अब एक सवाल यह भी है, चूंकि लोगों से लगातार आप वहां पर बात कर रहे हैं, जब हम काशी की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब वहां पर है, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां माहौल को सांप्रदायिक करने में जुटी हुई हैं, बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी, जिनके लिए भ्रष्टाचार दिल्ली में मुद्दा होता है, बनारस पहुंच के सांप्रदायिकता उनके लिए बड़ा मुद्दा हो जाता है। क्या ये नेता वहां की जनता के बीच भ्रम फैला पाएंगे? क्या आपको लगता है जो वहां का सेक्युलर मिजाज है उसको बदल पाएंगे? देखिए, एक चीज दिलचस्प है कि मैं कल मुस्लिम मोहल्ले में भी बहुत जगह गया, आलमपुरा है, मस्जिद के आसपास बहुत सारे ऐसी जगहों में गया जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन मुस्लिम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और कहीं न कहीं वो माहौल को भांप रहे हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सही आपने कहा, पोलराइजेशन की यहाँ भी काफी कोशिश है और पूरे यूपी में की गई है, यहाँ भी माहौल कुछ उसी किस्म का है, और उसमें मुस्लिम मतदाता क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो मुख्तार अंसारी चुकी थे, मुख्तार अंसारी को 1,85,000 वोट मिले थे लगभग। मुस्लिम मतदाताओं ने अपना नुमाइंदा मुख्तार अंसारी को माना था, और तभी मुरली मनोहर जोशी इतने बड़े नेता होने के बाद भी 18,000 वोटों से जीते थे मुख्तार अंसारी से। इस बार मुस्लिम भांपने में है, मुस्लिम मन ये भांपना चाहता है कि कौन है जो मोदी से मुकाबला कर पाए। हराने जिताने को लेकर अभी उनके मन में 100 संदेह है, लेकिन ये लगता है कौन है मुकाबला कर पाए। इसलिए जब भी हमने 50 लोगों से पूछा है, कोई अजय
अजय राय बोलता है, कोई केजरीवाल बोलता है, लेकिन सब ये बोलता है कि वोटिंग के वक्त हम सोचेंगे, क्योंकि उनकी नजर ये होगी कि कौन चुनौती दे पाएगा और किसके पक्ष में माहौल बन पा रहा है। इसलिए यहाँ ध्रुवीकरण तो यहाँ भी होगा अखिलेश, वो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम में होगा, लेकिन मुस्लिम वोटर के सामने हमने जो दो नाम कहे वो हैं। मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े चैंपियन है, मुसलमानों के रहनुमा है, आजमगढ़ में उन्होंने पर्चा दाखिल किया, बहुत जबरदस्त भीड़ भी थी, और वो भी उसी तरह के पोलराइजेशन का एक प्रतीक है आजमगढ़, इसलिए मुलायम गए। लेकिन ये देखना होगा कि अगले 5-7 दिन में माहौल किस तरह से बनता है। अखिलेश चलिए मैं आता हूं आपके पास दोबारा। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस तमाम तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरह की चहल पहल और हलचल इस वक्त वाराणसी में है। भले ही गर्मी हो वहां पर, लेकिन उसके ये देखिए तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। ये बीएचयू के आसपास की तस्वीर है जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टोपी में भी कुछ हैं लोग, बुर्के में भी लोग हैं। ये स्वागत के लिए हैं, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कुछ महिलाएं बुर्के में नजर आ रही हैं और कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी है। प्रदीप जी, ये तस्वीरें क्या सिर्फ प्रतीक के तौर पर देखी जानी चाहिए, इसका या वाकई इसका कोई मतलब है? नहीं अखिलेश, ये लखनऊ के बाद बनारस ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश में जहां शिया आबादी काफी सब्सटेंशियल है जी। और शिया ट्रेडिशनली जनसंघ के समय से उनकी सिंपैथी जनसंघ बीजेपी से रही है, उनके एक वर्ग की। तो ये अब ये मालूम नहीं कि ये सुन्नी है या शिया है, लेकिन शिया कुछ मात्रा में बीजेपी को वोट देते रहे हैं। तो इसलिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनको लाने की भी कोशिश की गई होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है स्वतः ना आए हो, लाने की कोशिश की गई हो, लेकिन कुछ वोटर भी हैं, वो 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो अलग बात है। लेकिन कुछ शिया मतदाता हैं जो बीजेपी और जनसंघ को वोट देते रहे हैं। जी। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए बनारस में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ कोई सबसे बड़ा अगर कोई नेता हुआ तो कमलापति त्रिपाठी, वो भी 55,000 से ज्यादा की मार्जिन से नहीं जीते। तो यहाँ कोई एक तरफा लड़ाई अभी तक हुई नहीं है। इस चुनाव में हो तो बात अलग है। कह रहे हैं एक तरफा लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन अजीत जी आपसे मेरा सवाल है, अमित शाह ने जो एक बयान दिया था उस संदर्भ में ये सवाल है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो यहाँ पर लहर है मोदी की, लेकिन नामांकन दाखिल होते ही सुनामी आ जाएगी, तो आप लोग को बच के रहना पड़ेगा। बनारस में मौजूद हैं आप। देखिए सुनामी आएगी तो मैं यहाँ तीसरे माले पर हूँ, सुनामी कार्यकर्ता जो हैं वो नीचे घूम रहे हैं, मुझे लगता है मैं उससे सुरक्षित हूँ। लेकिन प्रदीप जी ने जो कहा वो एक अहम है।